अगर आप भी क्लास 12th में हो और आपके पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है ताकि आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का जो पेपर सेट बनता है वो किस तरीके का बनता है। जैसे ये केमिस्ट्री का सेट पेपर दिया हुआ है आपका, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आता है आप जानते हो कि 80 मार्क्स का आता है। सेम 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसके अंदर 80 में से आपको यहाँ पे मिनिमम जो बोला जाता है मार्क्स आपके 22 से 26 के रेंज में आपको रहना होता है, जो आपके पासिंग मार्क्स को बिल्कुल क्या हिट कर देता है। जब आप इस पेपर को देखते हो तो पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 30 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे लास्ट के 6 क्वेश्चन के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 4 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं 6 मार्क्स वाले। देखा जाए तो 6 मार्क्स को ही अगर हम कर ले 4 क्वेश्चन को तो पासिंग मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को करें कैसे, किस तरीके से समझे और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं कैसे हम पता लगाएं, इस पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपके केमिस्ट्री का सिलेबस, आपके कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस में से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जैसे आपका चैप्टर कहा जाए तो हम यहाँ पे एक चैप्टर उठाते हैं पॉलीमर, तो पॉलीमर के अंदर से आपको चैप्टर में से क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। पॉलीमर के क्वेश्चन आपको नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक के दिखेंगे ही दिखेंगे। नेम रिएक्शन के बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, है ना, टॉलरेंस टेस्ट। इन टेस्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। एक न्यूमेरिकल दिखता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, वो भी चैप्टर मैंने करवा रखा है। सारे चैप्टर्स आपके कवर किए गए हैं, उसकी पूरी टोटल लिंक दे रखी है। आपके पास टाइम है उन सभी वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। पी ब्लॉक के मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आपके इंपॉर्टेंट जो फिगर होते हैं उस पर मैंने बना रखा है पॉलीमर के अंदर, कि आपका कौन कौन से रिएक्टेंट मिलके पॉलीमर को बनाते हैं, वो सभी क्वेश्चन के आपकी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसको हम एक पार्ट के अंदर, तो अभी की क्लास के अंदर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द शेप ऑफ ऑर्बिटल विद द वैल्यू L इज 2 एंड M इज 0। बोला यहाँ पे शेप बताना है ऑर्बिटल का। बेस्पर थ्योरी, ये सब थ्योरी आप पढ़ते हो तो उसके अंदर ना वहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, शेप बनाए जाते हैं ऑर्बिटल्स के शेप, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, एजीमुथल नंबर, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे कुछ नंबर्स दिए होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आपके फिगर को बना के देखते हैं, बताते हैं कि इसका फिगर इस टाइप का बनेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके फर्स्ट स्क्रीन पे आ गया है और बोला है एल की वैल्यू 2 है, तो 2 से तो आपको पता चल गया कि 2 होंगे, है ना, 2 लोन पेयर टाइप के होंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया 0, तो इसका मतलब आपका जो शेप बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। और इस टाइप का मतलब देखने से आपको लग रहा है ये डंबल है, लग रहा है। अब मैंने नीचे इसलिए आपके लिए यहाँ पे एक ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है इस टाइप का आपका ये जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये शेप बनता है। और इसको मैंने कंपैरिजन आपके डंबल से करके दिखाया है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 है तो इसका शेप इस टाइप का बन जाता है, और ये शेप आपका बनाता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के अंदर जो आप देख सकते हो, इसके अंदर बी देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या दिखा है, डम बेल, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से शेप का पता करते हैं हम कि एल की वैल्यू 2 है तो 2 से आपका 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ट्राइगोनल पैनल, इनके शेप अलग अलग होते हैं, तो ये बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। ऑप्शन वाले जो 10 क्वेश्चन आते हैं थोड़े आपके कंसेप्चुअल आते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड आपका कुछ न्यूमेरिकल बेस आया हुआ है। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 6 एंगस्ट्रॉम। आपसे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पूछा है और वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 6 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम के बीच में रिलेशन जो होती है वो रिलेशन हम देख लेंगे। एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴। याद रखना, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए कहेगा तो ऑलवेज यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू ये है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका h होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे रिलेशन पूछा हुआ है, तो रिलेशन क्या होता है अगर हम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे होता है लेमडा इज इक्वल्स टू h/p। ये रिलेशन होता है हमारा क्या, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम आपको निकालना है, पी आपको निकालना है, एच की वैल्यू आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है,
एच की वैल्यू जैसे ही आपने रखी 6.62 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, लैम्डा की वैल्यू देखो तो 6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करते हैं तो वो किस में होता है, 10⁻10 किया है। तो यहाँ से 10⁻10 से ये तो कट जाएगा और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 14। और 6 से आप इसे काटोगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1.1 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे आप देखो तो 1.1 में आपके दो यहाँ पे दिए हुए, एक ये, लेकिन यहाँ पे आपका 24 में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपने फर्स्ट ऑप्शन भी देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे देखोगे तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम का लिख रखा है मैंने, इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसे 6 एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करते हो तो वो आपका 6 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा आपको इसमें चेंज करना है। और आपको फॉर्मूला मैंने नीचे लिख के दे दिया, एक्सप्लेन कर सकते हो। कभी भी ड्रीप रोग वेवलेंथ पे आएगा क्वेश्चन, इस तरीके से कर दो, बहुत ईजी है ना, मजा है ना। चलिए ध्यान आता है एक क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन रेट पे, मीथेन का डिफ्यूजन रेट क्या बोला हुआ है आपको, डिफ्यूजन रेट ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स। मतलब जो मीथेन का है ना, डिफ्यूजन रेट ऑफ मीथेन CH4 का डिफ्यूजन रेट जो है वो आपका एक गैस दिया हुआ है एक्स, उसका ट्वाइस है। तो इसने बोला है दी मोलिकुलर मास ऑफ एक्स क्या होगा, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे आपका एक लॉ होता है ग्राम्स लॉ, याद रखना। कभी भी रेट की बात हो तो ग्राम्स लॉ को बुला लो, और ग्राम्स लॉ भैया इधर आ जाओ। तो ग्राम्स लॉ जब आएंगे, रेट की बात कभी भी हो आपकी, डिफ्यूजन के रेट में बात हो तो ग्राम्स लॉ क्या कहते हैं, ग्राम्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रेट ऑफ फर्स्ट, रेट ऑफ सेकंड का जो होगा आपका इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट के होता है। तो यहाँ पे M2 किसका होगा, मीथेन का होगा। और आपका M1 क्या होगा, एक्स का होगा। ठीक है, तो रेट भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा। तो R1 किसका होगा, एक्स का होगा, तो R1 एक्स का होगा। और R2 किसका होगा, आपका आपका मीथेन का। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो मीथेन का है डिफ्यूजन रेट वो एक्स का दुगना है, मतलब एक्स का दुगना है। तो इस केस में कहा गया है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर इसको मैं ए जो R1 है, R1 आपका अगर एक्स है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 2x डिफ्यूजन रेट, ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ M2 मीथेन का है, तो मीथेन का कितना होता है आप जानते हो, CH4 है। तो कार्बन जो होता है वो 6 पे आता है, 6 2 जा 12 होगा। हाइड्रोजन 1 पे आता है तो 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों को एडअप करो तो 16 ग्राम आ जाएगा इसका। तो ये मैंने 16 ग्राम लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपका M की जो है मोलिकुलर वेट हमें नहीं पता, तो ये 1 लिख देता हूँ अंडर द रूट। तो यहाँ से ये अंडर द रूट स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर आके स्क्वायर होगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपका 4x² बन जाएगा, x स्क्वायर से x² कट जाएगा, इजिकल्स टू 16/m1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1, तो ये आया 1/4 इजिकल्स टू 16 बाय में M1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M1 इजिकल्स टू 16 मल्टीप्लाई में 4, तो 16 चौके 64 ग्राम। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू आपकी जो बोली गई थी वो C ऑप्शन लेके आ जाता है, 64 ग्राम। इजी था ना। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर दिया, और यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया। ये स्लाइड की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो ऐसा आया हुआ है कि आपको कोई यूनिट पता हो और उस यूनिट में भी वो यूनिट गलत दे दिया, मतलब क्वेश्चन के अंदर यूनिट गलत दे रखे हैं, उन्हें आपको पहचानने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन आपको यूनिट पता होनी चाहिए। नहीं पता होगा तो कैसे आप उसको पता लगाओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करने के लिए आपको सही आंसर तो पता होना चाहिए, वरना एलिमिनेट तो कर ही नहीं पाओगे। तो देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट ट्रू। इसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो इनमें से कौन सी सही नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जो इनमें से सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो मैं बताऊं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो रियल यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर की पावर -2, सेकेंड की पावर मतलब -2 में आता है और सेकेंड आ जाता है। ठीक है, ये सेकेंड, ये आपका होता है रियल इसका MKS सिस्टम में। अगर मैं इसका CGS सिस्टम में आता हूँ तो आपका न्यूटन की जगह आ जाता है डाइन आ जाएगा। ठीक है, डाइन आ जाएगा, और डाइन के बाद यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -2 एंड सेकंड आ जाएगा। ये चीज़ लेके आएंगे तो ये आपकी यूनिट बन जाएगी। अब मैं देखूँ मीटर है डाइन है, ये 2 यूनिट तो मैंने बता दिया। अब इन दोनों यूनिट को देखो, क्या इनमें चारों में से कोई सी एक ऐसी यूनिट है जो यहाँ पे मिलेगी। और याद रखना 1 पोज जो होता है, 1 पोज की बात अगर करने लग जाए हम तो वो भी आपका कुछ यूनिट के बराबर ही होता है। यहाँ पे देखो 0.1
न्यूटन मीटर की पावर -2 और सेकंड के बराबर। ठीक है, ये 0.1 न्यूटन मीटर की पावर -2 और सेकंड के बराबर होता है 1 पोज। तो हम देखें डाइन है क्या भैया, -2 है, नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये क्या है, नहीं है, ये है, नहीं है। और 1 पॉज 0.1 न्यूटन मीटर की पावर -2 सेकंड के बराबर होता है। तो पॉज को भी हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। अगर पॉज सिंपल सा पॉज कह रहा है तो एक कंडीशन ले भी सकते हैं। तो इसने बोला कौन सा व्यंजक सही नहीं है ना। तो आप देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें से कोई सा भी तो व्यंजक सही हुआ ही नहीं, सारे ही गलत है। ऑप्शन तो है ही नहीं कोई सा। तो इसमें से ऑल जो दिए हुए हैं सारे के सारे ही गलत दिए हुए हैं। और कंडीशन रखता है अगर कि एक सही बताना है तो डी वाले पॉज को 0.1 के इक्वल है, तो डी वाले को ना, वो तो सारे आपके हो ही नहीं सकते। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 पॉज के अकॉर्डिंग। फिर आया फिफ्थ वाला आपका। तो फिफ्थ बोला है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वियोजन मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया है कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर ये पता है तो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती वो आपको पता चल जाए। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे अभी हमें बात हुई नहीं। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अल्फा डज नॉट डिपेंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हो। एंड क्वेश्चन का ये जो होगा आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एलिमिनेट करने के लिए आपके उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पता होगा, तभी 4 ऑप्शन में से एक कोई एलिमिनेट हो सकता है। वरना एलिमिनेट कैसे करोगे, कोई और तरीका ऐसा नहीं होता एलिमिनेशन का, याद रखना। 4 ऑप्शन बनना तो एक ही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 लगा दो, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 फॉर विच द फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा वी बाई लैम्डा इन्फिनिटी डज नॉट होल्ड गुड। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उल्टा लगवा दूंगा। क्वेश्चन ने बोला कि अल्फा जो है ये अल्फा आपका लैम्डा वी बाई लैम्डा इन्फिनिटी डज नॉट होल्ड गुड, गुड नहीं होता किस कंडीशन में। तो हमें अगर ये पता हो कि अल्फा किस कंडीशन में गुड होता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये हमें पता है कि अल्फा गुड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में गुड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कह दूंगा, आप कहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट भैया होता क्या है। तो जिसके अंदर COOH आ रहा है ना, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो COOH ये आपका आ रहा है। अब इसे मत ले लेना COOH, इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन है, इसको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करना है, याद रखना। तो ये स्ट्रॉन्ग है ऐसा मत समझ लेना। हाँ, ये R के साथ, रेडिकल के साथ किसी आ रहा है तब कह सकते हो। हाँ, NH2 जो होता है, ये NH2 भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है। तो ये NH2 वाला जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों के दोनों होल्ड क्या करेंगे, गुड। तो इन दोनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बचे कौन, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो ये आपका स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों के लिए ये दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। इन दोनों की कंडीशन में गुड नहीं होगा, ठीक है, होल्ड नहीं करेगा। तो B और C दोनों ही आंसर इसके, याद रखना। मल्टीपल आंसर हो गए इसमें, तो कोई एक लगा के आएगा तो ठीक है। तो इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया। 7th क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्वेश्चन ने कहा है कि मतलब किसके साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाओ कि वो आपको कार्बन दे दे। ऐसा कौन सा रिएक्शन है भैया जो हमें कार्बन दे दे H2SO4 की रिएक्शन करवाने के बाद है, कौन है इन चारों में से ऐसा। तो याद रखना है एक ही चीज है और वो आप जानते हो, कौन, स्टार्च। स्टार्च अगर देखा जाए तो स्टार्च की अगर रिएक्शन आप देखो तो C12H22O11 होता है, ठीक है। इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें 11H2O प्लस में 12 कार्बन को देता है और ये 12 कार्बन ही हमें मिल जाता है। और यही चीज़ इसने पूछा कि कब होगा। तो इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब के सब आपके एसिड है। और एसिड के साथ अब देखो यहाँ पे एसिड है, ये भी एसिड है, एसिड के साथ और एसिड दे दोगे तो कार्बन कैसे देगा, ये आप ही सोचो, ठीक है। तो एसिड के साथ एसिड की रिएक्शन करके कार्बन नहीं मिलता। और यहाँ अल्कोहल है तो OH के साथ आप जब H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे तो भी कभी आपको कार्बन तो मिल ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में नहीं मिल सकता। और स्टार्च जो होता है एक तरह का आपका क्या है, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के साथ जब आप H2SO4 की रिएक्शन कराओगे आप किसकी, एसिड की, तो वो ऑलवेज कार्बन आपको देगा ही देगा, याद रखना। क्यों,
क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ को जब एसिड के साथ जलाया, सपोज कर लो कि जलाया जा रहा है, तो वो आपको कार्बन तो देगा ही। तो यही चीज़ आपका स्टार्च है, स्टार्च। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन आपका यहीं पे हो जाता है। 7th क्वेश्चन का ये मैंने रिएक्शन आपको लिख के भी दिखा दिया। फिर 8th आ जाते हैं। 8th में बोला है विच आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन मेटल। गन मेटल के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? तो गन मेटल के बारे में अगर आप जानो तो गन किस चीज़ से मिलके बना होता है ये कैसे पता लगाओगे? तो मैं डायरेक्ट बता दूं, कंसंट्रेशन बता दूं, तो गन के अंदर कॉपर होता है 88%। 88% कॉपर होता है उसके अंदर। ठीक है, एंड 10% जो होता है टीन होता है, अगर आपको ये सब पता हो तो 10% टीन होता है। ठीक है, और जो आपका थर्ड होता है वो आपका 2% जिंक होता है। जेडन जो होता है 2% होता है। तो इन तीनों का मिक्सर से मिलके बना होता है गन मेटल। अब ये तीनों का मिक्सर आप चेकआउट कर लो किसी के अंदर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा? यही बचा ना फिर, है ना? तो जिंक जिसके साथ है वो। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने के लिए भैया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट पता करने के लिए थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि गन मेटल में ये मेटल यूज किया जाता है। क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, आप कर दोगे। एग्जाम में अगर कोई इससे चेंज भी किया जाता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन बस गन मेटल पे आ जाता है, तो आप ये चीज़ लिख डालोगे। ये होता है आपका एक तरीका, स्ट्रेटजी। और जो मैंने वीडियो दी बताई है, जो क्योंकि जो वीडियो आपको दी गई है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। टाइम है, आप उस वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन में। क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है थोड़ा तो घुमावदार आता है, और उस घुमाव को ठीक करने के लिए आपका एक ही है, माइंड। 9th क्वेश्चन, इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिथेनॉल। इथेनॉल को मिथेनॉल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? इथेनॉल मतलब C2H5OH ये, और मिथेनॉल CH3OH। इन दोनों कैसे आप कर सकते हो? किस टेस्ट के दौरान? टेस्ट पता होना चाहिए। आप टेस्ट में आप बोलो अरे भैया ये कौन सा टेस्ट आ गया यार, कैसे पता लगाएंगे कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है? तो एक ऐसा ही टेस्ट है जिसमें हमारा प्रिसिपिटेट बनता है, और उस प्रिसिपिटेट टेस्ट को हम कहते हैं कौन सा? टॉलरेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, आयोडीन प्लस NaOH, और AgNO3 एक्वस। ये सिल्वर टेस्ट होता है। तो सिल्वर टेस्ट तो कभी अल्कोहल के लिए किया ही नहीं जाता यहाँ पे, इसको तो हटा ही दो सिल्वर टेस्ट को। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस को भी हटा दो, बच गया आपका आयोडीन। आयोडीन मतलब इसी को कहा जाता है आपको किसका? आयोडीन टेस्ट। और ये टेस्ट आपका क्या देता है? अल्कोहल के, एथेनॉल की कंडीशन में प्रिसिपिटेट बनाता है, और मिथेनॉल की कंडीशन में प्रिसिपिटेट नहीं बनाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में कुछ तो दिक्कत चल रही है। मतलब इससे ये हमें पता चल जाता है कि इथेनॉल कौन है और मिथेनॉल कौन है। जिसमें प्रिसिपिटेट बन जाता है इथेनॉल, जिसमें नहीं बनता मिथेनॉल। ठीक है, तो ये आयोडीन टेस्ट आपका एथेनॉल और मेथेनॉल के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। आयोडीन टेस्ट आपके लिए हो जाएगा। तो इसके बाद 10th पे आ जाते हो, तो इससे आप टेस्ट के लिए ना, अब ये देखोगे बहुत जने ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम टेस्ट कौन सा बताएं। तो देखो, टेस्ट के लिए मैं बताऊं तो टेस्ट को एक बार बस आपको पढ़ना है। टेस्ट ऑर्गेनिक के टेस्ट, वो ऑर्गेनिक के टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट को पढ़ लो, फेलिंग्स टेस्ट को पढ़ लो, है ना, आयोडीन टेस्ट को पढ़ लो, सिल्वर टेस्ट पढ़ लो। इनको एक बार पढ़ लो ना तो डिस्टिंग्विश भी आते हैं आपका। एक लास्ट में आप जब जाओगे ना तो आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखेगा, और 4 मार्क्स में 2 ही मार्क्स का डिस्टिंग्विश आता है। 2 मार्क्स के आपके रिएक्शन आते हैं उसके अंदर। 2 मार्क्स का ये 2 चीज़ दे रखा होगा, एथेनॉल मेथेनॉल, बताओ इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, लिखना है। तो वो आपके 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इनमें से भी, तो 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ने से। तो इसलिए टॉपिक इसी से निकलते हैं, इसी से पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हो ना तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाता है कि डिस्टिंग्विश क्या टेस्ट आ गया, मतलब डिफरेंशिएट करना, ये आपका पेपर में आ रहा है। तो मैं टेस्ट को पढ़ लेता हूँ, 2 मार्क्स तो यहाँ से पक्के कर लूँगा। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो आप थोड़े थोड़े मार्क्स आप हर जगह से कलेक्ट करते जाओ। और मैंने एक PDF भी आपको दी है, PDF के अंदर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की है। जितने भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्टिंग्विश के, उन्हें निकाल के एक बार कर लो, उनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो, कॉमन क्वेश्चनों को करने की कोशिश। बहुत मजा आएगा आपको। ये केमिस्ट्री का पेपर सबसे बेस्ट पेपर आपके एग्जाम का होने वाला है, याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन हो जाता है टेस्ट का। फिर आता है आपको एक रिएक्शन दे दी है और बोला है ये रिएक्शन बताओ कौन सा है। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, नेम रिएक्शन, इसको कहते हैं हम नेम रिएक्शन।
तो ऐसे नेम रिएक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको नेम रिएक्शन आने चाहिए, और नहीं आते तो उसके लिए आपको नेम रिएक्शन एक बार पढ़ना होगा। आपको मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया उनमें से नेम रिएक्शन जितने भी आ रखे हैं ना, उनको एक बार कॉमन निकाल के आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको पहचान बता दूं, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, उसको NaOH की प्रेजेंस में आपको रिएक्ट करवाया गया है। तो ऐसा रिएक्शन जो आपके 2 एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया है, यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया गया, तो वो रिएक्शन आपका क्लेसन कंडेंसेशन के ही अंदर आता है। वो है आपके 2 एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाता है विद रिस्पेक्ट टू आपके इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के। ठीक है, तो यही आपका क्लेसन रिएक्शन आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लेसन किसी भी कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपके यहाँ पे 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फिनिश हो जाते हैं। और देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से कंसेप्चुअल थे, आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो कभी भी एग्जाम में जब भी पेपर को आप करते हो ना, तो हमेशा स्टार्टिंग से नहीं करके लास्ट से करो, कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन के मार्क्स वेटेज कम होती है लेकिन आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो आपको आता हो लास्ट से पहले उन्हें बड़े क्वेश्चन को कर लो, और उसके बाद आप लास्ट में इस पर आप 5 से 10 मिनट भी दोगे ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। उस टाइम पे आपका माइंड भी आपका चलना स्टार्ट हो जाता है बड़े क्वेश्चनों को देख के। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत से ऐसे रहते हैं कि लगता है अरे यार ये तो कहाँ से आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोला जाता है इसको, और पेपर में आपको 2 मार्क्स का दिखता है। कौन सा है ये? आपको फॉर्मूला बनाने वाला। ठीक है, फॉर्मूला बनाने वाला मीन्स कह सकते हो आप यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है? इफ द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज फाउंड टू बी, इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, इस पर स्पेशली एक वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे आपको कार्बन कितने परसेंट दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा 54.2% दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है आपको? 9.2% दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 36.6% दिया हुआ है। अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। मैं यहाँ पे एक सिंपलेस्ट आपका एटॉमिक रेशो निकालूँ तो इसका और इसका अगर रेशो देखा जाए, दोनों को डिवाइड किया जाए, तो इन दोनों को डिवाइड 12 का मान 24 बातें 36 12 4 48, मतलब 4 के आसपास आ जाएगा इसका। ठीक है, 4 के आसपास इसका रेशो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने 4। इसके बाद मैं 1 से इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 से इसे डिवाइड करूंगा तो 1 से इसे 9 लेके चल रहा हूँ, 9 पे। ठीक, एक रेशो बना के चल रहा हूँ मैं एटॉमिक मास का। फिर 16 से आता हूँ तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, मीन्स मान सकता हूँ मैं कि 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 आया, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 आया है तो कि इस तो अब ये देखा जाता है। इसके बाद हमें एक सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है, और सिंपलेस्ट रेशो में क्या देखा जाता है, सबसे जो छोटा होता है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 2 है, उससे सभी को डिवाइड कर दो। इससे करूँगा तो 2 आएगा, इसे करूँगा तो 4.5 आएगा। बट 4.5 एक सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4 में ले लेता हूँ इसको। और यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर सिंपलेस्ट रेशो में इनको चेंज किया जाए तो ये 2, ये 4 और ये 1 आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने टाइम आप कार्बन को 2 से करो तो C2 आ जाएगा, हाइड्रोजन को 4 से करो तो हाइड्रोजन 4 आ जाएगा, और ऑक्सीजन को करो 1 से तो O आ जाएगा। यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट ले लिए मैंने। आप जब करोगे पेपर के अंदर तो इसे पॉइंट में भी डिवाइड करो, जैसे 54 पॉइंट में 2 है, डिवाइडेड बाई 12 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 12 चौक 48 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा और 2 इधर आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर आपका 12 में 24 बात है 36, 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे 6, फिर 0, 12 पंजे 60, ये आया। तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे जब देखी जाएगी तो ये 4.35 आई है। तो आप पूरा रेशो में निकालोगे, फिर देन डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर दोगे, याद रखना। तो इस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। देख रहे हो 2 मार्क्स आपके कितनी ईजी तरीके से हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं। यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है सिंपलेस्ट रेशो, तो आप देख सकते हो। देन इसके बाद आया हुआ एक क्वेश्चन, और ये डेफिनेशन पे बेस है और एक कंसेप्चुअल बेस दे दिया है। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास, मोलिकुलर नहीं, मोलर मास। हाउ मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज आर प्रेजेंट इन इट। एक मोल में कितने एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं, ये भी पूछ रहा है। तो मोलर मास हमें पता होना चाहिए पहले कि मोलर मास होता क्या है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो भी हम मास निकालते हैं, जैसे मैंने पूछा आपका CH4 का मास निकाल के बताना, तो आप क्या करते हो, कार्बन का देखते हो, कार्बन का आपका 6 दूनी 12 हो जाता है, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है और एक 4 दिए हुए मॉलिक्यूल्स,
तो आप 1 होता है 1 का और 4 दिए हो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका प्लस में 4 आ गया। और आप यहाँ देखते हो तो ये 16 यू में निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं 16 यूनिफाइड। ठीक है, 16 यूनिफाइड, इसे मॉलिक्यूलर वेट कह देते हैं या आपका एटॉमिक मास कह देते हैं। ये हो गया ठीक। लेकिन जिस टाइम पे इसी एटॉमिक मास को इन द यूनिट ऑफ ग्राम जब निकाल दिया जाए तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस क्या कहा जाता है, किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम, किसी भी सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में निकाला जाए, ठीक है, ग्राम में निकाला जाए और वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा, और वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा, उसी को मोलर मास कहा जाता है। समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे CH4 का 1 मोल है, ये CH4 का 1 मोल है, तो आपने इसका मास निकाला और ये मास किस यूनिट में निकाल दिया आपने, ग्राम में, तो ये ग्राम में निकाला गया और ये इसका 1 मोल है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मोलर मास। तो कहा जाता है यहाँ पे द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ये हो गया। अब इसने पूछा कि हाउ मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, तो 1 मोल में कितने होते, 1 मोल में आपके 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर तो सब जानते हैं, बस वही तो होता है सबके अंदर। तो एवोगैड्रो नंबर की एंटिटीज ही प्रेजेंट होती है। 12 क्वेश्चन भी खत्म। यहाँ पे देख लो, मैंने छोटी सी डेफिनेशन आपको लिख के भी दे दिया। देखो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको जिस टाइम पे आप पढ़ रहे होगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे किया हुआ था। 13 क्वेश्चन आया हुआ है, 13 में है आपका कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जानते हो ना, बोर एटॉमिक मॉडल में जो होता था कि जैसे ये KLMN है, जैसे एक आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन करे, क्लास को चेंज करे, अपनी जो क्लास है जो आपका रिवॉल्व कर रहा है वो चेंज करता है। तो सपोज वो फोर्थ वाले से ट्रांजिशन कर रहा है आपका सेकंड वाले पे, ठीक है, फोर्थ से, ये फोर्थ वाला है, इससे आपका सेकंड वाले पे ट्रांजिशन कर रहा है। तो उस टाइम पे ट्रांजिशन करने टाइम कुछ वेवलेंथ जो होती है, कुछ वेवलेंथ की लाइट आपकी इमिट की जाती है, और वही वेवलेंथ की लाइट जो इमिट की गई है पूछ रहा है कि कितनी वेवलेंथ की लाइट को इमिट किया गया। तो इस पे बेस आपका एक फॉर्मूला है इमिशन पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू, या लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/λ होता है, ठीक है। तो हम 1/λ में लिख लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाए। तो 1/λ इज इक्वल्स टू R होता है। यहाँ 1 और 2 लिख दिया मैंने कि आपका फाइनली वो कहाँ पे है, इनिशियली वो कहाँ पे था, ऐसा कंडीशन। तो 1 जब लैम्डा निकाला जाता है तो यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और R की वैल्यू आपकी क्या होती है, 10 9 6 7 7, याद रखना है, 10 9 फिर 6 फिर 7 7, ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है R की, ये रेडियस की, ठीक है, R की। उसके बाद आप ब्रैकेट में देखो तो इसकी वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है, 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फाइनली वो 2 पे पहुंचा है, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, इनिशियली वो 4 पे था, का हो गया। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो 1/λ है, और यहाँ पे आपका 10 9 6 और 7 7 आ जाता है। याद करने का आसान तरीका मैंने ये बना रखा है, 10 9 6 7 7, ठीक है। और यहाँ से आप देखो 2 2 जब 4 आ जाएगा, और माइनस में 1/16 आ जाएगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप, 4 और 16 का एलसीएम आपका 16 आ जाएगा। 16 से करोगे तो ऊपर 4 में से आप -1 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 बाय में आपका 16 आ जाएगा। आप 3 से बाय में 16 आया, तो 16 से जैसे ही आप इसे डिवाइड कर देते हो, तो 16 से डिवाइड करने के बाद आपका 4.86 इंटू में 10⁻⁵ सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मैंने। और ये आप अगर लैम्डा की वैल्यू निकालते हो, सिंपल लैम्डा की वैल्यू, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू निकल गई है। अभी आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आया हुआ है, ये इसको सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे 1/λ है, तो इससे अगर आप लैम्डा में चेंज करते हो तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी आप उसे 1/, में लिख दोगे, जो भी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके आई। सपोज आपकी x आई है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर यहाँ लिखोगे, फिर उस दोनों को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा। अब इसे मैंने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, तो सेंटीमीटर को जैसे ही मीटर में चेंज किया तो वो आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे 486 इंटू में 10⁻⁹ और मीटर, और 9 का मतलब नैनोमीटर में होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 486 आएगा इंटू में आपका नैनोमीटर। और नैनोमीटर में ये आपका कुछ विजिबल रीजन में ही आ रहा है, और विजिबल रीजन में अगर देखा जाए तो आपका ये लाइन जो होगा वो ग्रीन कलर से बिलोंग करेगा। किससे, ग्रीन कलर से। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये ग्रीन कलर से बिलोंग कर रहा है 486। अगर कलर नहीं भी लिखते तो आप ये बस एनर्जी लेवल में आपसे ये पूछा गया था कि वेवलेंथ क्या है, ठीक है,
तो वेवलेंथ आप यहाँ पे बता दोगे ऐसे कैलकुलेशन करके। तो सिंपल कैलकुलेशन, बस फॉर्मूला हमें पता चलना ही चाहिए। कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने बता दिया है आपको, उस तरीके के अकॉर्डिंग करो। और मैंने यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप देख के आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन आ जाता है। 14 आपका सिंपल सा क्या है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, देखो एक्सप्लेन करना है द डिपेंडेंस ऑफ मोलिकुलर स्पीड ऑन द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। इसने बोला है कि मोलिकुलर स्पीड जो होता है वो मोलिकुलर मास ऑफ द गैस पे डिपेंड करता भी है कि नहीं। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड होता है आरएमएस वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है 3RT डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो VRMS आपको दिख रहा है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ मोलर मास की, दिख रहा है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसने कहा है कि डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ मैटर। फेज ऑफ मैटर पे कह सकते हैं हम कि जो ये मोलर मास और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है गैसेस के, क्योंकि जो लिक्विड और सॉलिड है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका जो फैक्टर होता है वो चेंज होता है, लेकिन मोलर मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके फैक्टर्स चेंज होते हैं, लेकिन मोलर मास नहीं होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैसेस सब्सटेंस, ठीक है, अगर देखा जाए रूट मीन स्क्वायर में, तो यहाँ पे आपका रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इस पर बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। और जब डिपेंड कर रहा है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोलर मास ही है और ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लोअर होगा मोलर मास, लोअर होगा तो आपकी स्पीड हायर हो जाएगी और टेम्परेचर जो होगा वो भी आपका हायर हो जाएगा और फास्टर हो जाएगा, बड़ी तेज तेज कॉलिजन होना स्टार्ट होगा, बड़ी तेज तेज भागे। हम कह सकते हैं इस अकॉर्डिंग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि ये जो है मोलर मास पे डिपेंड करता है। कितना इजी क्वेश्चन था, बस डिपेंडेंस थ्योरी पूछा था और ये फॉर्मूला बस हमें पता होने चाहिए थे, हम बता सकते थे। फिर पूछा हुआ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ये भी। और देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, कब क्वेश्चन को हार्ड कहोगे, जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप कह दो कि हार्ड है। इजी कहने का रीजन होता है जब आप उस कॉन्सेप्ट से थोड़े बहुत तो मिले जुले हो कि हाँ कभी तो इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, कहीं तो देखा हुआ है, तो आपको इजी लगने लगेगा। इसलिए कहता हूँ कि जब आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको हर चीज इजी लगेगी। हार्ड या सिलेबस से बाहर तभी लगता है जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आता या आपने आज तक उस क्वेश्चन को पहली बार देखा हो, ठीक है, देखा ही ना हो। तो क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल के साथ बताना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों है, ठीक है, फॉर्मेशन भी करना है और रिएक्शन भी बताना है। अगर अकॉर्डिंग टू इसके देखा जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहा जाता है कि चेंज होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेंज व्हेन 1 मोल, मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख भी देता हूँ आपको, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या बोला मैंने कि दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म्ड किया गया फ्रॉम द कंसिडर्ड एलिमेंट इज स्टैंडर्ड स्टेट, जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो आपके लिए है H2 गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, प्लस में 1/2, मतलब बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, गैसेस फॉर्म में है। और यहाँ पे आपका क्या है H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो इसका होता है आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो आपका माइनस में 286 दिया होता है किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है, आपको ये नहीं लिखना, आपको रिएक्शन लिखना है। और यहाँ से आपका ये डेफिनेशन हो जाए कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। जब 1 मोल सब्सटेंस को बनाने में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जिस टाइम पे रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर देते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी बनती है उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। जैसे आपका एक एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे, आपका N2 जो है, N2 गैसेस फॉर्म में, उसके साथ हमें 3H2 का रिएक्ट करवा दिया तो हमें 2 अमोनिया मिल जाता है, NH3 मिल जाता है गैसेस फॉर्म में। तीनों के तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में
देख सकते हो। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है, जिस टाइम पे फॉर्म करने के लिए आपको 1 मोल को फॉर्म करने के लिए जितना आपका एंथैल्पी में चेंज आता है उसे कहते हैं। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इजी था ना, डेफिनेशन इजी थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करने का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, हर बार दिखता है। और होता क्या है, ये आपको हाफ रिएक्शन दिया होता है और ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन दिखेंगे, डी ब्लॉक के क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब ये जो आपके ब्लॉक्स है ना, उसी के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से आपके बहुत सारे रिएक्शन की आपकी कमी नहीं की है उस चैप्टर के अंदर। जितने रिएक्शन ढूंढना चाहोगे ना उतने मिलेंगे। तो कंप्लीट करना आपको रिएक्शन दिया हुआ Cl2 के साथ आपको H2O की रिएक्शन और KOH की रिएक्शन करवा देनी है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आप अगर रिएक्शन में भी देखो ना, तो यहाँ पे K पोटेशियम है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम आपको लो रिएक्टिव को ढूंढेगा। और लो रिएक्टिव आपको यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप ही दिख रही है, तो ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और KCl तो बनाएगा ही बनाएगा, जरूर बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है तो ऑक्सीजन भी आपका बनेगा ही बनेगा। और आपको H2 दिख रहा है तो भैया वाटर भी आपका निकलेगा निकलेगा। यही आपका इसके बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। प्रोडक्ट निकल गया, काम खत्म हो गया ना, कंप्लीट द रिएक्शन। अब इसमें देखो FeSO4 है, H2SO4 है और H2O है। तो Fe जो आयरन है, आयरन वो FeSO4 के साथ H2SO एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और तरीके एक सॉल्यूशन में एसिड डाल दिया है, तो एसिड डाल दिया गया, तो एसिड जब रिएक्ट करेगा तो कुछ तो एक नया कंपाउंड बनाएगा ही। तो ये FeSO4 जो है इसके SO4 के साथ भागेगा, और इसके SO4 के साथ भागेगा। तो ये Fe जो है अभी अभी 2 के साथ है, मतलब इसकी जो बैलेंसी है वो अभी 2 रहती है। ठीक है, जब इसके साथ भाग जाता है तो 3 बना लेता है अपनी वैलेंसी, और इसकी तो 2 होती है वैलेंसी। ठीक है, ये रिएक्शन का एक स्पेशल बहुत ज़्यादा खासियत है कि अभी इसकी वैलेंसी 2 रहती है और आयरन की वैलेंसी 2 रहती है। आयरन याद रखना, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, +3 भी बनाता है ये और 2 भी बनाता है। यही इसकी एक्सेप्शन है। तो ये जो 2 है यहाँ पे 2 के साथ रिएक्ट कर रखा है, इसके साथ जाता है तो 3 के साथ रिएक्ट करता है, बहुत और ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जाके बनाता है ये Fe, और इसका जो बैलेंस ये 2 होती है 2- तो इसके पास आ जाता है, और SO4 बनाता है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। ये हो गया, और आपका बचा क्या, बचा ओनली वाटर। अब H2O निकल जाता है। तो इस इक्वेशन की सबसे खासियत वो बताई जाए तो यही इसकी खास रूप है कि ये क्या करता है, आपका यहाँ पे 2 के साथ वहाँ पे जाके 3 के साथ रिएक्ट करता है और तेजी से रिएक्शन करता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख भी दिए, और जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसको मैंने आपको बता दिया, बस रिएक्शन कंप्लीट करना वो नहीं है। यहाँ पे देखो फिर क्वेश्चन आया हुआ है, गिविंग एग्जाम्पल फॉर ईच एक्सप्लेन द फॉलोइंग आपको रिएक्शन। याद रखना, अब आया हुआ ये नेम रिएक्शन, इन्हीं को कहा जाता है नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है ये नेम रिएक्शन को पहले एक्सप्लेन करो, और जो इनके रिएक्शंस हैं उनको भी बताओ कि क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन रिएक्शनों को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो सबसे पहले कहा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, ये दोनों ही चीज़ आपको बताना है। तो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल क्या कह सकते हो कि मैं यहाँ पे एक आपका इसका रिएक्शन ही लिख देता हूँ। ये कहता है कि R डबल बॉन्ड R, यहाँ पे आपका R लेके आता है, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड O लेके आएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे NH2। ठीक है, 1 डिग्री, इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइड। क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमाइड। इसको ये किसके रिएक्शन में, आपका H2 एक बेस लेगा, एक वाटर लेगा, और आप हीट दोगे। और यहाँ पे X जो है कोई भी आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका 1 डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन कहता है कि अगर आप अमाइड है, अमाइड 1 डिग्री अमाइड को जब आप रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ आप एक हेलोजन ग्रुप, बेस, वाटर एंड हीट देते हो, तो वो 1 डिग्री अमाइन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हम इसीलिए कह देते हैं व्हेन अ अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने आपका X लिखा था, इसी में आप कोई भी हेलोजन को ले सकते हो, ब्रोमीन लिख लो, आप क्लोरीन लिख लो, तो ब्रोमीन का ले लेते हैं। ठीक है, इन एक्वस और एथेनोलिक सॉल्यूशन,
एक्वस हो या एथेनोलिक सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हो, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट दे देते हो, तो वो अमाइड जो होता है वो अमाइड आपका एक प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमाइन में चेंज हो जाता है। इसी रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। मैंने रिएक्शन भी आपको लिख के इसलिए दिखा दिया। फिर इसके बाद एक आप सेकंड इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे आपसे सेकंड इक्वेशन की बात की गई है, वो है आपका वॉल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन। और ये रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजोन का नाम आ जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजोन क्या कहा जाता है, एक आप एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप लो, कोई सा भी, ठीक है। आप कीटोनिक ग्रुप ले लो या फिर एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड O, और ये कीटोनिक ग्रुप। इसको आप हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करते हो H2N और NH2, ये आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजोन बनाता है। और हाइड्रोजोन क्या होता है आपका, ये इस चीज़ को हटा के आपका डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NH2 और एक वाटर का रिएक्शन आपका निकाल देता है। तो यहाँ पे कीटोन या फिर एल्डिहाइड, इन दोनों के ही कीटोन और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं वॉल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन का। ये आपका किसके लिए होता है, रिडक्शन वर्ड यूज़ किया गया है कि आपका जो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप हम कहते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसको जब रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के, तो वो भी आपका हाइड्रोजोन ही बनाता है। तो हम इस रिएक्शन की अगर बातें कहें तो इस रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि वॉल्फ-क्रिस्नर रिएक्शन जो है वो आपका क्या किया जाता है कि ये कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके वो हाइड्रोजोन बनाता है, और हाइड्रोजोन को फर्दर रिड्यूस करके हम एल्केन में क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, किसमें, एल्केन में। और एल्केन जानते हो आप क्या होता है, C2H6 सिंपल रिएक्शन बन जाती है। एल्केन में रिडक्स करने का ये आपका सबसे बेस्ट आपका बोला जाए नेम रिएक्शन होता है, वॉल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो वॉल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन की ये एग्जांपल हो गया, और यहाँ पे आप वॉल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन लिख, मैंने यहाँ मैकेनिज्म बनाया है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, एग्जांपल और भी आप लिख सकते हो। मैंने एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता दिया है ताकि ये वॉल्फ-क्रिस्नर रिएक्शन आपको समझ आ जाए। लिख भी दिया मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद 18 क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 18 क्वेश्चन पॉलीमर से आया, और पॉलीमर की मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है आपकी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसके अंदर मैंने सारे ये पॉलीमर के बारे में बता दिया है। देखो इसने कहा है नेम द पॉलीमर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, इन दोनों को रिएक्ट करके कौन सा एक पॉलीमर बनेगा उसका बात कर रहा है। तो डेक्रोन जो होता है ये आपका, टेरिलिन या डेक्रोन, ये एक आपका पॉलीमर है। ये पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड जो है, इन दोनों को मिला के बनाया हुआ आपका क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। तो इसकी मैंने सारे पॉलीमर 5 से 6 ज़्यादा नहीं है, एक बार उस वीडियो को देख लो, पॉलीमर का पूरे जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप कर दोगे, कोई सा भी आएगा। तो यहाँ आपका डेक्रोन बनाने का है, ये लिखे हुए होंगे, याद रखना हमेशा। रिएक्टेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, रिएक्टेंट नहीं लिखा हुआ मिलता है तो बोलेगा डेक्रोन बनाने का पॉलीमर का आप रिएक्टेंट बताओ, तो रिएक्टेंट आपको बताना होगा। अगर रिएक्टेंट दे दिया तो आपको प्रोडक्ट बताना होगा, और आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो जाता है। 18 के बाद आप आ जाते हो 19 पे, तो ये भी पॉलीमर का, वाह, 2 और 2 4 नंबर आपके पॉलीमर से पक्के हो जाएंगे सिर्फ एक 9 से 10 मिनट की वीडियो देखने से। क्या है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बेकेलाइट का यूज और नाइलॉन का। बेकेलाइट तो आपको दिख जाएगा, वायर के ऊपर भी आपको दिख जाएगा, सभी जगह दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विच देखा है ना आपने, वाइट वाली स्विच, उस स्विच को जो बनाया हुआ होता है वो आपका उससे ही बना, बेकेलाइट से ही बना हुआ होता है, ठीक है। और आप कंप्यूटर की डिस्क देखते हो, वो डिस्क भी आपका इसी से बना हुआ होता है। नाइलॉन 6 पे आते हो, नाइलॉन 6 पे, तो इस पे अगर देखा जाए तो आप प्लास्टिक देखते हो, फाइबर देखते हो, फाइबर और प्लास्टिक वो नाइलॉन से ही मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और अगर आप रोप देखो, टायर देखो, मतलब रस्सी वगैरह, ये भी नाइलॉन 6 से ही मिलके बना होता है। नाइलॉन 6, नाइलॉन के कपड़े तो जानते हो बहुत ही मजबूत होते हैं यार, रोप वगैरह इन सबको, तो ये आपको मैंने नीचे लिख दिया। एंड 20th क्वेश्चन आते हैं, वो आपका एक न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपका किस पे बेस आया हुआ है, सॉलिड जो सॉल्यूशन है आपका चैप्टर उसमें से। और सॉल्यूशन चैप्टर किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है देख लो। आपका ये 20th क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ NaCl पूछ रहा है, NaCl का कितना मास आपका डिजोल्व करना होगा 65 ग्राम ऑफ वाटर में, लोअर
द फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना, इससे आपका फॉर्मूला पता चलता है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट का आपका फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आपका आई फैक्टर और के एफ कॉन्स्टेंट और मोलैलिटी। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पता चल गया। ऑफ वाटर, टेम्परेचर आपको दिया हुआ बाय वाटर ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू अब आपको मिल गई। एज्यूम द वैन ऑफ फैक्टर, जिसे हम आई फैक्टर कहते हैं, NaCl इज इतना, मोलर मास ऑफ NaCl आपका इतना दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। बस आपको निकालना क्या है, मास निकालना है। देखो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई फैक्टर और के एफ एम, ये है। तो हम देखें तो डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, हाँ, क्योंकि टी एफ जो होता है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है। आई फैक्टर दिया हुआ है, के एफ आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी नहीं दी हुई है, लिख लेते हैं, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ गया डिवाइडेड बाय आई के एफ आ गया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखी जाए तो वो आपको दी हुई है 7.5 है ना, 7.5 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू आपकी 1 फैक्टर 1.87 दिया हुआ है और के एफ की वैल्यू 1.86 दी हुई है, 1.86। दोनों को कैलकुलेट करते हो तो मोलैलिटी अगर यहाँ से निकालते हो तो मोलैलिटी आपकी कैलकुलेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 2.1 के आसपास आएगा आपका ये। तो ये आपका मोलैलिटी निकल गई, यूनिट आपका कट हो जाएगा, ठीक है, मोलैलिटी निकल गई। अब मोलैलिटी हम निकाल चुके हैं 2.1, ठीक है। अब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ, अगर मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, कम मात्रा में NaCl है और ज़्यादा मात्रा में वाटर ही है, तो NaCl सॉल्यूट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NaCl लिख देते हैं, फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर, मास ऑफ वाटर इन kg, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया तो इस चीज को किस तरीके से आप करोगे। तो मोलैलिटी की वैल्यू आपको 2.1 दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स NaCl नहीं पता हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हो तो गिवन मास अपन में मोलर मास हो जाएगा। अब गिवन मास आपको नहीं पता ना, NaCl का गिवन मास तो नहीं पता, लेकिन मोलर मास आपको पता है। ये देखो 58.5 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 58.5 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा, ये आपका ग्राम में दिया हुआ है और हमने मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखा था, kg में। तो kg में करो तो 1 2 आपका यहाँ से देखा जाए तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.065 kg में, मतलब वाटर का आपका मास निकल गया। तो अगर हम मोलैलिटी निकालते तो मोलैलिटी का फॉर्मूला में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल्स आपको पता चल गया 58.5, ये जो निकाला हमने, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये आपका दिया हुआ है 0.065, ये आ गया। तो मोलैलिटी की वैल्यू आपको पता है अभी, ठीक है, अभी नहीं लिखते हम, यहाँ लिख देते आपका गिवन मास, ठीक है, यहाँ पे गिवन मास है डिवाइडेड बाय 58.5 है, ठीक है, और ये है तो इसको हम लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.065 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मोलैलिटी की वैल्यू क्या है 2.1, तो इस गिवन मास को अगर निकालते हो तो 2.1, ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 58.5, ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.065, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका मोलैलिटी की मतलब गिवन मास की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी 8 के आसपास। आगे आप निकालते हो तो वो भी आपका निकल जाएगा, पॉइंट में भी 8 ग्राम आपका गिवन मास होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो गिवन मास, मोलर मास सब कुछ हमने देख लिया, किस तरीके से देखा। मजा आया ना आपको, क्वेश्चन करने में आया ना मजा। 21 से स्टार्ट होता है अब हमारा, ये हम पार्ट नेक्स्ट के अंदर कवर करेंगे, लाइव क्लास के दौरान मैं कवर करवाऊंगा इन क्वेश्चनों को। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो में कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी नीचे जरूर कमेंट कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक लाइव सेशन के दौरान। जय हिंद एंड जय भारत।